गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 5। तो अब हमारा जो स्टार्ट हो चुका है वो क्या है, हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो हमारा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का पार्ट तो कंप्लीट हो चुका। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन क्या क्या चीज़ देखेंगे, जैसे हमने स्टार्ट की 2 यूनिट देखी थी वाटर सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि वाटर को हम किस तरह से सप्लाई करते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे करेंगे, वाटर डिमांड क्या होती है, किस तरह से पानी को भेजेंगे, किन किन पाइप के थ्रू, पाइप के अपर्चनेंसेस, वाल वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। जो सिस्टम था ना, जिस सिस्टम के थ्रू पानी हमारा जाने वाला है आगे, हमने उस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जो हमारे लास्ट 4 यूनिट थी, 4 में से स्टार्ट की 2 यूनिट में हमने केवल यही चीज़ देखी थी। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि सीवेज ट्रीटमेंट की, सीवेज की अगर अपन बात करते हैं तो वेस्ट वाटर क्या होता है एक्चुअल में, कि जो पानी हमने यूज़ कर लिया, भाई पानी क्या है, जैसे जो वाटर सप्लाई के थ्रू हमारे पास पानी आया था, जो हमने 4 यूनिट में पढ़ा था, वो पानी हमने यूज़ कर लिया तो वो पानी हमने यूज़ कर लिया 100 लीटर। जो पानी आया हमारे पास वो एज इट इज़ यूज़ करने के बाद पानी तो नहीं रहा। जैसे आपने कुछ कपड़े धोने में यूज़ ले लिया, आपने कुछ आपने बर्तन धोने के लिए ले लिया, घर की सफाई के लिए ले लिया, कार वॉश के लिए ले लिया, पीने में ले लिया, खाना बनाने में ले लिया। तो जो भी पानी था आपने यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद में जो पानी बचा वो क्या है, अपना वेस्ट वाटर ही तो है। भाई कपड़े जिसमें धुल चुके, वो सर्फ का पानी उसको पियेंगे थोड़ी ना, वो तो दोबारा गंदा हो जाएगा, वो वेस्ट वाटर है। अब भैया वेस्ट वाटर भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, कि उसको भी हमें क्या करना है, डिस्पोज करना है। अब ऐसी थोड़ी है कि नाली का पानी, जो हमारे गंदा पानी उसको हम यूं ही पटक दें। भाई हम पानी कुछ फ्लश में भी यूज़ करेंगे, WC के अंदर, वाटर क्लोसेट के अंदर। तो जो फ्लश में जो पानी है उसके साथ तो ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब मलमूत्र भी आता है, वो भी हमारा पानी से ही ऑरिजिनेट हुआ है। तो उसको हम ऐसे थोड़ी ना फेंक देंगे कहीं पर भी कि भाई गलियों में पड़ा हुआ है वो सब कुछ, और हमारे स्ट्रीट्स में, गली में, कॉलोनी में बस गंदगी फैल रही है, नहीं। तो उसका भी एक प्रॉपर हम क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। तो डिस्पोजल हम कहीं ना कहीं तो फेंकना पड़ेगा ही हमको। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको हम ऐसे कहीं पर डाल देंगे, भाई नालियों में जा तो रहा है। अरे नालियों में जा रहा है तो नालियों के बाद भी तो, नालियों के थ्रू क्या है, एक बड़े नाले से कनेक्ट होंगी। बड़े नाले के थ्रू किस में जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पर इसका एंड होगा, सीवेज का, वेस्ट वाटर का जहां पर एंड होगा। तो जहां कहीं पर भी, जिस पॉइंट पर भी वेस्ट वाटर का अपना एंड होता है ना, तो एंड पर मान लीजिए या तो अपन उसको सागर में फेंकते हैं, समुद्र में, या फिर अपन किसी लैंड पर फेंकते हैं। लैंड पर डालो, सागर में डालो या नदी में डालो, उस सीवेज को आप डालने से पहले उसकी क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव किया जाता है। इंप्रूव का मतलब उसमें से जो भी हार्मफुल चीज़ें उसको अपन हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो चीज़ को आप जहाँ पर भी डिस्पोज कर रहे हो, सीवेज को लैंड पर डाल रहे हो, रिवर में डाल रहे हो, तो उन चीज़ों को वो दिक्कत ना पहुँचाए। क्लियर है कि नहीं? इसलिए अपन क्या करते हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए कंप्लीट अपन को सीवर का सिस्टम बिठाना होता है, पूरे पूरे शहर में, पूरे पूरे एरिया में अपन को सीवर का सिस्टम बैठाना होता है। तो वही अपन सीवरेज सिस्टम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे सीवेज क्वालिटी के बारे में, कि सीवेज की कौन कौन सी क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, और उनको फिर अपन रिमूव करना सीखेंगे। जो स्टेप्स हमने देखे थे ना फर्स्ट सेकंड यूनिट में, वो यहाँ पर 5th में देखेंगे हम। उसके बाद जो हमने 3rd यूनिट में देखा था वाटर क्वालिटी, यहाँ देखेंगे 6th में सीवेज क्वालिटी। जो हमने 4th में देखा था वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट 7th में। तो एज इट इज़ है, ठीक है। तो अपन इस वाली यूनिट में केवल क्या देखेंगे, सीवर के बारे में, सीवरेज सिस्टम के बारे में, किस तरह से हम इस सीवेज को, सीवेज का मतलब क्या होता है, वेस्ट वाटर, जो भी हमारा गंदा पानी है उसको अपन वेस्ट वाटर बोलेंगे, जिसमें हमारा मलमूत्र भी आ रहा है, जिसमें हमारा बाथरूम से जो वॉश, नहाने के बाद में जो पानी आ रहा है वो भी आ रहा है, किचन वेस्ट भी आ रहा है, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ रहा है, वो सारे के सारे हमारे वेस्ट वाटर क्या है, सीवेज ही कहलाते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारी ये यूनिट है, किस तरह से हम सीवेज, कौन कौन से सीवेज होते हैं, किस तरह से सीवेज को कलेक्ट करते हैं, कैसे अपन इनको बाहर भेजेंगे, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनेंसेस, मतलब कौन कौन सी चीज़ों का अपन काम में लेते हैं। तो अपन देखते हैं भाई इसके अंदर। तो ये यूनिट नंबर 5 है अपनी, कौन सी है, सीवर एंड सीवरेज सिस्टम, लेक्चर नंबर 19 है। तो सबसे पहले अपन छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन देखते हैं। रिफ्यूज क्या होता है भाई, कोई भी मैटर, मैंने इस यूनिट के अंदर सारी चीज़ों को डाल दिया है, कोई भी वेस्ट मैटर, मतलब जो यूजलेस हो चुका है, उसको अपन रिफ्यूज बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी मार्कर का काम में ले रहा हूँ, इसको मार्कर मैंने देखा ऐसे, अब ये क्या हुआ कि मार्कर किसी बच्चे ने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अब इसको काम में ले नहीं सकते, तो ये वेस्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्यूज है ये। मान लीजिए मोबाइल हमारा, वो काम में ले रहे हैं हम, लेकिन वो टूट गया, बाइक पे से गिर गया, टूट गया, वो टूट के उसको 2 टुकड़े हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा, वो भी क्या हमारा रिफ्यूज है। सुबह सुबह हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारा कचरा निकलता है, डस्ट निकलती है, और भी पेपर्स वगैरह निकलते हैं, जो भी कुछ निकलता है सारा सारा रिफ्यूज है हमारा। हमने किचन में काम लिए, आपने आलू छीले, आलू छीलने के बाद आलू के जो छिलके हैं वो डस्टबिन में डाल दिए, वो क्या है, रिफ्यूज है हमारा। तो ये सारी चीज़ें, आपने कप से चाय पी रहे हो, वो कप टूट गया, टूटा हुआ कप क्या है, रिफ्यूज है।
टूटी हुई खिड़कियाँ रिफ्यूज़ है, फर्नीचर टूटा हुआ रिफ्यूज़, जो भी वेस्ट मैटर जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो रिफ्यूज़ की कैटेगरी में आएगा। अब ये रिफ्यूज़ को हमने आगे डिवाइड कर दिया काफ़ी सारे पार्ट में, जैसे गार्बेज हुआ हमारा, ठीक है, रबिश हुआ हमारा। तो गार्बेज क्या होता है, तो गार्बेज की डेफिनेशन आपको हर एक किताब के अंदर अलग अलग मिलेगी। आप सिंपली इसको क्या समझेंगे भाई, गार्बेज क्या होता है, जो भी अपना जो बायोडिग्रेडेबल मैटर जो हमको प्राप्त हो रहा है ना, चाहे वो किचन से प्राप्त हो रहा है, चाहे हमको होटल से प्राप्त हो रहा है, या फिर स्ट्रीट सड़कों पर पड़ा हुआ है, जो बायोडिग्रेडेबल है। आप बायोडिग्रेडेबल आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि क्या होता है, ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। जिसको ऑर्गेनिक मैटर जिसको ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वही क्या कहलाएगा हमारा बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजिकली डिग्रेड, अपने आप प्रकृति उसको खत्म कर देगी। जैसे हमारे किचन से जो मैं बता रहा हूँ कुछ छिलके, ये सब चीज़ें जो हुई, वेजिटेबल्स, ठीक है, सड़ी हुई सब्जियाँ और पत्ते और लकड़ी वगैरह, सारी की सारी चीज़ें क्या हमारी बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो ये जो है अपना, इसको क्या बोलेंगे, गार्बेज। तो गार्बेज आपको कुछ किताबों में क्या मिलेगा कि सॉलिड वेस्ट होता है, ये कैसा ड्राई, सूखा हुआ। नहीं भाई, जो आलू के छिलके वो तो गीले हैं, यहाँ सूखा गीला से अपन पहचान ही नहीं सकते कि गार्बेज कौन सा है कौन सा नहीं। गार्बेज से आपके माइंड में क्या आना चाहिए, जो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए वो मैटर मेरा गार्बेज कहलाएगा। बेसिकली कहाँ से प्राप्त होता है, किचन और होटल से। लिखा है मैंने, यह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो सामान्यतः किचन या होटल से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, वेस्ट फूड, वेजिटेबल्स, लीफ, पत्तियां, वुड, लकड़ी एक्सेट्रा। रबिश क्या होता है, यह कंबस्टिबल है, इनकम्बस्टिबल ड्राई सॉलिड वेस्ट होता है जो सामान्यतः ऑफिस, स्कूल, कमर्शियल बिल्डिंग से प्राप्त होता है। रबिश क्या होता है भाई, कंबस्टिबल का मतलब जो जलने योग्य, जिसको अपन जला सकते हैं, और इनकम्बस्टिबल जिसको अपन नहीं जला सकते। दोनों प्रकार का होता है ड्राई सॉलिड वेस्ट, जो कहाँ से प्राप्त होगा, ऑफिस से। मैंने झाड़ू लगाई स्कूल में, तो झाड़ू लगाई तो उसमें मुझे पता चला कि भाई काफ़ी सारी डस्ट मिली है, मिट्टी मिली है, और पेपर के टुकड़े मिले हैं, और मुझे पेन मिला है, पेंसिल मिली है, सारी चीज़ें मिली है मुझे, ये प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं, एक दो बेंच टूटी मिली, प्लास्टिक की चेयर टूटी मिली। तो इनमें से काफ़ी सारे आइटम तो ऐसे होंगे, कुछ ग्लास का टुकड़ा टूटा हुआ मिला मुझे, क्रॉकरी जो थी टूटी हुई मिली मुझे। तो इनमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, जैसे ग्लास हुआ, कांच, वो भी क्या है, इनकम्बस्टिबल है। क्रॉकरी क्या है, इनकम्बस्टिबल है। पेन पेंसिल क्या है, कम्बस्टिबल है। तो ये जो सूखा कचरा मुझे प्राप्त हो रहा है ना, ऑफिस से, बिल्डिंग से, कॉमर्शियल बिल्डिंग से, वो क्या कहलाएगा, मेरा रबिश कहलाएगा। तो रबिश क्या है, कॉम्बस्टिबल होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, डस्ट, ब्रोकन बोतल, फर्नीचर, ग्लासेस, क्रॉकरी एक्सेट्रा। आगे आता हमारा सल्लेज। सल्लेज क्या होता है भाई, किचन से जो हमारा वेस्ट, लिक्विड वेस्ट जो निकल रहा है, एक तो किचन से सॉलिड वेस्ट जो तो किस कैटेगरी में जा चुका है, गार्बेज में, एक लिक्विड वेस्ट, बर्तन धोए तो जो चिकना पानी निकल रहा है, ऑयली, तो वो, प्लस में बाथरूम से जो हमारा, जो हम जहाँ पर हम नहाते हैं स्नानघर से, वहाँ से जो अपना पानी निकल रहा है, नहाने के बाद में, कपड़े धोने के बाद में, जो जिसमें अपना साबुन जो मिक्स जा रहा है उसके साथ, वो भी ऑयली रहता है। देखा होगा उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है झाग की, तो वो क्या है, वो भी हमारा ऑयली है। तो ये दोनों के दोनों पानी कंबाइंड रूप में हम इनको क्या बोलते हैं, सल्लेज। पानी को किचन लिक्विड वेस्ट प्लस में बाथरूम लिक्विड वेस्ट, किचन का जो पानी है गंदा प्लस में बाथरूम का जो गंदा पानी, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, सल्लेज। ओके। सीवेज क्या होता है, सीवेज तो मैंने बता ही दिया आपको, जो भी वेस्ट वाटर है उसी को अपन क्या बोल देंगे, सीवेज। तो सीवेज क्या है, यह लिक्विड वेस्ट होता है जो निम्न प्रकार का होता है। सीवेज तीन प्रकार का होता है, एक तो होता है डोमेस्टिक सीवेज, डोमेस्टिक घर से जो भी हमको लिक्विड वेस्ट प्राप्त हो रहा है। अब घर से आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, देखो घर से तीन तरह की कैटेगरी का पानी मिलेगा। एक तो अपन को किससे मिलेगा, किचन से, उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, भाई बर्तन धोएंगे, थोड़ा बहुत खाना रह गया था वो भी उस सिंक में जाएगा, पानी के साथ जाएगा, आपको ऑयली वाटर मिलेगा, वो भी किचन वेस्ट। दूसरा हमारा जो बाथरूम से जो हमको प्राप्त होगा, जो नहाने के बाद में, उसके अंदर उस पानी में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं, उसके अंदर क्या मिलेगा, साबुन मिलेगा आपको, मोस्टली साबुन, शैम्पू, ये चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये भी लिक्विड वेस्ट प्राप्त हुआ हमको घर से ही। दोनों अलग अलग कैटेगरी के हो गए कि नहीं हो गए, दोनों अलग अलग तरह के हो गए। तीसरा कहाँ से मिलेगा अपन को, WC वाटर क्लॉसेट से, मतलब जो हमारे सेप्टिक टैंक घर में बने होते हैं हमारे वॉशरूम के नीचे, वहाँ से प्राप्त होगा। वहाँ से जो पाइप से आपको प्राप्त हो रहा है उसमें क्या मिल रहा है आपको, नाइट सॉइल। नाइट सॉइल का मतलब होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब जो मलमूत्र होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसी को अपन टेक्निकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, नाइट सॉइल। तो अपन को नाइट सॉइल मिल रही है, ठीक है, उसमें सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। और क्या मिल रहा है उसके अंदर अपन को, नाइट सॉइल हो गई, और फाउल गैसेस भी प्राप्त होंगी, बदबूदार गैस निकलेगी उसमें से, और लिक्विड भी रहेगा जिसके अंदर यूरिन वगैरह रहता है हमारा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़, तीन प्रकार के हमको वेस्ट मिल रहे हैं, एक तो किचन से मिल रहा है, बाथरूम से मिल रहा है, एक वाटर क्लॉसेट से। ये जो तीनों वेस्ट हमको घर से मिल रहे हैं, एक घर से, इंडिविजुअल घर से, इसे अपन क्या बोलेंगे,
इसको अपन बोलेंगे डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज क्या है? किचन वेस्ट प्लस बाथरूम वेस्ट प्लस नाइट सॉइल। नाइट सॉइल का मतलब आपको क्लियर है, वो मैंने नोट में भी लिख दिया, नाइट सॉइल इज इक्वल्स टू ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब मलमूत्र। दूसरा अपना वेस्ट सीवेज कौन सा होता है? इंडस्ट्रियल। ये तो था डोमेस्टिक। इंडस्ट्रियल से कौन सा प्राप्त होगा? पेपर इंडस्ट्री है, वहां से केमिकल वेस्ट प्राप्त होगा, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री हुई या क्लोथ इंडस्ट्री, वहां से आपको केमिकल वेस्ट प्राप्त होगा, उसे क्या बोलेंगे अपन? इंडस्ट्रियल सीवेज। तो ये क्या प्राप्त होता है? केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ड्रेनेज या रन ऑफ, ये भी हमारा गंदा पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है। कौन सा? बारिश हुई होते ही पानी जमीन पे पड़ा, पड़ते ही पानी वेस्ट हो गया, क्योंकि जमीन पे पड़ते ही वो पार्टिकल से मिल गया, पानी बहने लगेगा, तो जो बहता हुआ पानी वो वेस्ट वाटर ही तो है। तो वो कौन सा वेस्ट वाटर है हमारा? ड्रेनेज या फिर रन ऑफ, जिसके बारे में अपन हाइड्रोलॉजी में अच्छे से पढ़ चुके थे। तो ये अपने 3 प्रकार के सीवेज हो गए, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और ड्रेनेज या रन ऑफ। अब इन दोनों सीवेज को, जैसे भाई इन दोनों वेस्ट वाटर को कंबाइंड फॉर्म में सलेज बोलते हैं, ऐसे ही डोमेस्टिक और इंडस्ट्री को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? सैनिटरी सीवेज। तो अगर कोई आपसे पूछता है सैनिटरी सीवेज क्या होता है, तो भैया डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट को अपन क्या, सीवेज को क्या बोलते हैं? सैनिटरी सीवेज। ये मैंने नोट में लिख दिया है, सैनिटरी सीवेज इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक सीवेज प्लस में इंडस्ट्रियल सीवेज। अब अगर बात आती है हमारे स्लज की, एक चीज़ और है, उसको भी मैंने नोट में लिख दिया, स्लज क्या होता है भैया? जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, जो हमने अभी तक पढ़े थे, आगे भी पढ़ेंगे आगे सीवेज ट्रीटमेंट में, तो कोगुलेशन था, उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे नीचे बैठ गए, प्रेसिपिटेट्स जो थे नीचे बैठ चुके हैं जेल की फॉर्म में, ठीक है। सेडिमेंटेशन में भी नीचे बैठ गए, तो नीचे जो है हमको एक कचरा प्राप्त हुआ एक तरह से, वो बहुत ही अजीब, जैसे कीचड़ नहीं होती है क्या, उस तरह का प्राप्त होगा वो प्रेसिपिटेट। वो क्या कहलाएगा हमारा? वो हमारा जो अगर लिक्विड हटा दे तो वो एक तरह से सॉलिड फॉर्म में ही बन जाएगा। वो क्या है? लिक्विड सॉलिड मिक्सचर है, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्लज बोलेंगे, जिसमें लिक्विड की मात्रा भी है, मॉइस्चर भी है उसके अंदर, ठीक है, और साथ में क्या है उसके अंदर? सॉलिड तो है ही, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। स्लज क्या होता है? ट्रीटमेंट प्लांट में जो बॉटम में बैठा हुआ जो हमारा मैटर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। तो स्लज क्या है? ट्रीटमेंट प्लांट से प्राप्त हुआ वेस्ट मैटर, मैटर का मतलब पदार्थ, स्लज कहलाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, किससे रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो इसके अंदर भैया देखो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक तो सैनिटरी सीवेज, सलेज के बारे में पूछते हैं आपसे, और एक पूछते हैं सैनिटरी सीवेज क्या होता है, ठीक है। और ये दो ही अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं भैया कि जो हमारी वेजिटेबल्स या जो होटल से जो प्राप्त होता है वो किस कैटेगरी में जाएगा? हमारे गार्बेज कैटेगरी में जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या? सीवर। सीवर क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है सीवर। तो सीवर क्या होता है कि जो हमारे पाइप होते हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर हमारा सीवेज बह रहा है, सीवेज का मतलब गंदा पानी, सीवर का मतलब जो पाइप है, तो उसको, उन पाइप को अपन क्या बोलेंगे? सीवर बोलेंगे। अब भैया वो पाइप भी हो सकते हैं, हो सकता है ओपन हो नाले, वो भी सीवर है, नालियाँ वो भी सीवर है, सब कुछ क्या है? सीवर। जिसमें भी हमारा वेस्ट लिक्विड बह रहा है उसे क्या बोलेंगे? हम सीवर बोलेंगे। मतलब जिसमें हमारा सीवेज बह रहा है उसे सीवर बोलेंगे। जैसे हमारे घर के अंदर पाइप्स होते हैं, 2-3 निकालते हैं हम, वो पाइप क्या है? बाहर जो हमारे गली में जो नाली जा रही है उस नाली से जुड़े होते हैं। वो नाली जो है हमारे कॉलोनी की सबसे जो मेन सड़क से जो बड़ी नाली गुजर रही है उससे जुड़ते हैं। हमारी पूरी कॉलोनी की वो बड़ी नाली जो है दूसरी कॉलोनी की बड़ी नाली से जुड़ जाती है, और उन दोनों जितनी भी कॉलोनी है वो सारी कॉलोनी की बड़ी बड़ी जो नालियाँ होती हैं, सीवर होते हैं, एक बड़े सीवर से जुड़ते हैं। वो सीवर कंप्लीट सिटी के सीवेज को आगे लेके जाता है और छोटे से टाउन से और जुड़ता है, वो फिर बड़े वाले सीवर से मिलता है। ऐसे काफ़ी सारे सीवर होते हैं हमारे। तो सीवर क्या होता है? ये वो पाइप होते हैं, वो कंड्यूट्स होते हैं जिसमें हमारा सीवेज बहता है। जनरली सीवरेज सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे हाउस ड्रेन से। हाउस ड्रेन का मतलब क्या होता है? पाइप। तो हाउस ड्रेन का मतलब क्या? जो हमारे घरों में जो लगे हुए हैं ना सीवेज पाइप, जो हम घर बनाते हैं तो जो पाइप निकलते हैं, जनरली 2 निकलते हैं घर से बाहर। एक में तो क्या निकलता है? हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा निकलता है, एक पाइप में बाकी हमारा वेस्ट निकलता है, ठीक है। कौन सा? किचन का, बाथरूम का, ये सारे वेस्ट एक पाइप में निकलते हैं। दूसरे पाइप में क्या निकलता है? हमारा केवल ह्यूमन एक्सक्रीटा, क्योंकि वो हम सेप्टिक टैंक से हमारे अलग से हम पाइप देते हैं सेप्टिक टैंक का, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के पाइप निकलते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम था इसको बोलते हैं हाउस ड्रेन। ये जो पाइप थे दोनों, ये दोनों पाइप कौन से थे? हाउस ड्रेन। तसल्ली से समझ लेना जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस काफ़ी प्रकार के आते हैं, आपको भ्रमित कर देंगे। तो आप जो मैं कह रहा हूँ केवल उसको सुन लीजिए, वही दिमाग में रखना है, क्वेश्चन अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ये जो 2 पाइप थे हमारे, मैंने ये लगा दिए, कौन से थे? हमारे हाउस के, घर के, इनको बोलेंगे हाउस ड्रेन। ओके, तो हमारा सीवरेज सिस्टम यहीं से शुरू हो चुका है, हाउस ड्रेन से। अब क्या है? इसके बाद में हमारी जो नाली है कॉलोनी की, जो हमारी गली में से जा रही है, उस नाली में हमने इसको डाल दिया सीवेज को।
वो जो नाली थी उस नाली को बोलेंगे लैटरल्स। ओके, अब वो जो नाली है हमारी कॉलोनी की, वो हमारी गली की तो थी, ऐसे कॉलोनी में काफ़ी सारी गलियां, एक गली ये है, एक गली ये है, एक गली ये है, इन सभी गलियों की जो लैटरल्स है वो एक मेन पाइप से जुड़ेंगे, कॉलोनी की जो मेन सीवर लाइन जा रही है ना उससे जुड़ेंगे। ठीक है, मेन सीवर लाइन से ये वाली लैटरल्स जुड़ चुके हैं, उस मेन सीवर लाइन को अपन क्या बोलेंगे, उस मेन सीवर लाइन को अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्रांच लाइन या फिर सब मेन लाइन। तो ये तो अब हमारी कॉलोनी का जो कंप्लीट सीवेज है वो कौन लेके जा रहा है, वो लेके जा रही है ब्रांच लाइन। ऐसी दूसरी कॉलोनी के सीवेज को भी ब्रांच लाइन, तीसरी कॉलोनी को ब्रांच लाइन, ये सारी ब्रांच लाइन एक मेन रोड, अपने शहर का जो मेन रोड है ना उससे गुजरती है। सारी ब्रांच लाइन जो है आकर के उस सीवर में मिल जाएंगी, उसको बोलेंगे अपन मेन सीवर। जो सभी कॉलोनी की ब्रांच लाइन को जोड़ रहा है उसको बोलेंगे मेन सीवर। अब मेन सीवर क्या है, ये हमारे शहर जो है इतना सा तो है नहीं, आगे भी ऐसे काफ़ी सारे घर हैं, तो ये मेन सीवर ये यूँ जा रहा है यहाँ से, इस कंप्लीट की जो ब्रांच लाइन इस मेन सीवर में जुड़ गई, मेन सीवर आगे जा रहा है, आगे जा करके भी हमारा क्या है ऐसी ब्रांच लाइन्स मिली। तो मेन सीवर भी ऐसे हमारे शहर के अंदर कई होंगे, तो वो जो मेन सीवर हैं वो मेन सीवर मिल करके एक और सीवर से जुड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं ट्रंक सीवर। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो वो मेन सीवर जितने भी थे एक और सीवर से जुड़ गए जो उससे बड़ा होता है, उसे बोलते हैं ट्रंक सीवर। और फिर ट्रंक सीवर किससे जुड़ता है, आउटफॉल सीवर से। आउटफॉल सीवर कौन सा, ये वो सीवर होता है जो फाइनली जहाँ पर अपन सीवेज को फेंक रहे हैं ना, चाहे आप फील्ड में डाल रहे हो चाहे आप नहर में डाल रहे हो, तो इस कंप्लीट सीवेज को यहाँ से लेके जाएगा और कहाँ पर, जहाँ पर आपको फाइनली डिस्पोज करना है ना, उस पॉइंट तक जो लेके जा रहा है उसे बोलेंगे अपन आउटफॉल सीवर। तो ये क्रम होता है हमारा, सबसे पहले हाउस ड्रेन, उसके बाद में लेटरल सीवर, फिर ब्रांच सीवर, फिर मेन सीवर, फिर ट्रंक और फिर आउटफॉल। अब देखो बुक्स के अंदर आपको ट्रंक सीवर को ही मेन सीवर कह देते हैं, कुछों में आउटफॉल को ट्रंक बोल देते हैं, मतलब कुछों में तो इसको ट्रंक बोल देते हैं, कुछों में इसको ट्रंक बोल देते हैं। ठीक है, तो भैया बात क्या है, बात केवल इतनी सी है, डिपेंड करता है आपकी जो शहर है वो कैसा है। हो सकता है शहर में केवल 2-3 ही, 8-10 मान लीजिए 8-10 आपकी कॉलोनियाँ हैं, तो ब्रांच से मेन जुड़ गया, मेन से डायरेक्टली हमने आउटफॉल को जोड़ दिया, भेज दिया, तो ये जो मेन था ना यही हमारा क्या कहलाएगा, आउटफॉल सीवर कहलाएगा। समझे क्या नहीं समझे। अब हो सकता है कि जो हमारा डिस्पोजिंग पॉइंट है उसके पास ही है हमारा शहर, तो आउटफॉल सीवर की जरूरत ही नहीं है, जो हमारा ट्रंक सीवर है वही आउटफॉल सीवर कहलाएगा, तो आउटफॉल को ट्रंक बोल देते। तो भैया डिपेंड करता है देखो कि शहर का नक्शा कैसा है, शहर कैसा है, एरिया कैसा है, पॉपुलेशन कैसी है, उसके आधार पर एक्चुअल सीक्वेंस ये होता है। क्वेश्चन आप तसल्ली से पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग अपनी सूझबूझ से आप उस आंसर को लगाना। अब इन सभी सीवर के अंदर तो ये मैंने लिख दिया है, कैरी सीवेज टू फाइनल डिस्पोजल पॉइंट, ये होता है आउटफॉल सीवर। कहाँ से शुरू होता है सीवरेज सिस्टम, हाउस ड्रेन से। मैक्सिमम वेरिएशन किस में होगा, मिनिमम वेरिएशन किस में होगा, तो देखो मैक्सिमम वेरिएशन तो इसमें होता है और मिनिमम वेरिएशन इसमें होता है। इसमें होता है क्या, मिनिमम, आप अच्छे से लिख लेना, वेरिएशन। तो ये वेरिएशन का मतलब क्या है, लेटरल सीवर में सबसे ज़्यादा, अब अपना काम तो यहाँ से है, हाउस ड्रेन से तो काम है ही नहीं, हाउस ड्रेन का तो इंडिविजुअल घर का है, गवर्नमेंट का काम कहाँ से होता है, लेटरल से, इसलिए मैंने लेटरल की बात स्टार्ट करी है। तो लेटरल सीवर जो है उसमें मैक्सिमम वेरिएशन होता है। मैक्सिमम वेरिएशन मतलब क्या, थोड़ी सी बारिश हुई वो तुरंत बढ़ गया उसमें लेवल, थोड़ी सी कम हुई बारिश घट गया, तो उसमें फ्लक्चुएशन आपको ज़्यादा दिखेगा क्योंकि उसका साइज ही छोटा है। अब आउटफॉल का तो साइज क्या है, 3-3 मीटर के होते हैं, और रेक्टेंगुलर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उस वाले केस में क्या है, जैसे ही पानी जाएगा तो वो क्या होगा, अगर उसमें आप 2-4-5-10 बाल्टी एक्स्ट्रा डाल दोगे तो भी महसूस नहीं होगा कि पानी का लेवल बढ़ा भी है। तो उनमें तो क्या होता है, वेरिएशन कम होता है, इसमें वेरिएशन अधिक होता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये थे हमारे सीवर्स। अब अगर मैं बात करता हूँ सीवरेज सिस्टम की, तो हमारे 3 प्रकार के सीवरेज सिस्टम होते हैं कि हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं, किस तरह से अपन सीवर को डालते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं सिस्टम हमारे। या तो हम क्या करते हैं, 2 सीवर डालते हैं पूरे शहर में, उसको बोलते हैं सेपरेट सीवरेज सिस्टम। या फिर हम केवल एक ही सीवर डालेंगे, उसे बोलेंगे कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। या फिर हम क्या करेंगे, एक सीवर प्लस में एक छोटी सी नाली डालेंगे, उसे बोलेंगे पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। क्लियर है कि नहीं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ये देखते हैं हम। तो ये देखो, यह सीवरेज सिस्टम क्या होता है, सीवर का नेटवर्क होता है, उसी को बोलते हैं ये जो कंप्लीट जो नेटवर्क था ना, हाउस ड्रेन से लेकर के आउटफॉल तक का, उसको क्या बोलेंगे, सीवरेज सिस्टम। 3 प्रकार से डेवलप करते हैं।
यह सीवर्स का वो नेटवर्क होता है जिसमें सीवेज को हाउस ड्रेन से आउटफॉल सीवर तक ले जाया जाता है। इसमें निम्न सिस्टम होते हैं। सेपरेट सीवरेज सिस्टम, सेपरेट में भैया 2 पाइप होते हैं, दोनों का साइज शेप जो अपन सर्कुलर लेते हैं, लगभग दोनों की ही शेप सर्कुलर ली जाती है। एक में तो क्या है, अपन सीवेज को बहने देते हैं, कौन सा, सैनिटरी सीवेज। सैनिटरी का मतलब डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल। पूरे शहर का एक तो सीवर क्या करेगा, पूरे शहर का सैनिटरी सीवेज कैरी करेगा। दूसरा सीवर क्या करेगा, जो बारिश होगी ना, बारिश का जो पानी है, रेनफॉल वाटर, उसको कैरी करेगा। तो हमने 2 अलग अलग बना दिया। अलग अलग बनाने से कई सारे तो फायदे होंगे, कई सारे नुकसान होंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए सेपरेट का मतलब होता क्या है। क्वेश्चन अपने आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि देखो क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे दोनों में। भाई देखो कॉस्ट, दोनों का अपन यूज़ नैरो स्ट्रीट पे कर सकते हैं क्या, इस सिस्टम का। नैरो छोटी सड़क है, वहाँ पर 2 कैसे डालें, कॉस्ट भी बढ़ेगी इसके कारण। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर बारिश नहीं हुई, बारिश बहुत कम हुई किसी साल या 1-2 साल बारिश ही नहीं हुई, तो क्या होगा, ये जो खाली था उसमें लोग बाग कचरा डालने लग जाएंगे, वो चौक हो जाएगा। क्लियर है क्या नहीं। तो ये, और दूसरा इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये जो इसमें केवल बारिश का पानी जा रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली इस वाले सीवर का यूज़ आप डायरेक्टली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ करके पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको मतलब आपको डिस्पोज करने से पहले ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस सीवर, दूसरा जो है सीवर, उसमें तो सीवेज बह रहा है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो हमारी घट जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों में से केवल एक का ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, और इस सिस्टम का यूज़ अपन बेसिकली वहाँ करते हैं जहाँ पर बारिश साल भर लगातार नहीं हो रही। ठीक है ना, नहीं हो रही, अपन केवल वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखो बात करते हैं, तो इसके बारे में लिख दिया है। इस सिस्टम में 2 सेपरेट सीवर का यूज़ किया जाता है। एक सीवर सैनिटरी सीवेज को कैरी करता है, जबकि दूसरा रन ऑफ को कैरी करता है। इसका यूज़ सामान्यतः वहाँ किया जाता है जहाँ साल भर लगातार बारिश नहीं होती है। इन सीवर की शेप सर्कुलर ली जाती है। बात करते हैं कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, उसमें क्या है, एक ही सीवर बनाएंगे, बारिश हो रही है तो उसका पानी भी उसी में जाएगा, बारिश नहीं हो रही तो सीवेज उसमें बह रहा है, बारिश हो रही है तो दोनों चीज़ उसमें जा रही हैं, सीवेज भी, सैनिटरी सीवेज भी और बारिश भी, दोनों चीज़ें उसके साथ एक साथ जा रही हैं। इसलिए अपन इसको बोलते हैं कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। फ़ायदे तो ये है कि जब जहाँ पर लगातार बारिश होती है ना, वहाँ पर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। क्यों, लगातार बारिश हो रही है तो सीवेज जो था वो तो गाढ़ा था, वो क्या है, वो नीचे बैठ जाएगा, सिल्टिंग होगी तो चौक हो जाएगा हमारा। लेकिन जैसे ही उसमें बारिश का पानी मिला तो वो थोड़ा सा पतला हो गया, डाइल्यूट हो गया। पतला होने से क्या हुआ, वो इजीली फ्लश कर सकता है पार्टिकल्स को, तो ये इसका फ़ायदा हो गया। और हमारी जो ट्रीटमेंट है आपको इसका करना पड़ेगा। नैरो स्ट्रीट है, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो क्योंकि एक ही सीवर लगेगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इसके लिए अपन जनरली किस शेप का यूज़ करते हैं, एग शेप का। और अगर मैं कहूँ दोनों में ही कौन सी, कोई एक शेप बताओ जिसका यूज़ दोनों में कर सकते हैं, कंबाइंड में भी और सेपरेट में भी, भैया एग शेप है। एग शेप बेस्ट शेप होती है, अंडाकार जो शेप होती है ना सीवर की, ये वाली, ये बेस्ट शेप होती है। इसका यूज़ अपन दोनों में कर सकते हैं। तो देखो भाई, इसमें सैनिटरी सीवेज व रन ऑफ दोनों को कैरी करने के लिए एक ही सीवर का यूज़ करते हैं। इस सिस्टम का यूज़ लगातार बारिश वाले एरिया में किया जाता है क्योंकि इस कंडीशन में डिस्चार्ज अधिक होने की वजह से सिल्टिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। इस सिस्टम में सामान्यतः एग शेप सीवर का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारा दूसरा वाला। तीसरा वाला क्या है, उसमें अपन क्या करते हैं, एक हमने सीवर ले लिया, इसमें सीवेज बह रहा है, साथ में हमने क्या है, एक नाली बना दी, ड्रेन बना दी, नाली, उसके एक साइड में पैरेलल में एक ड्रेन बना दी हल्की फुल्की सी, और उसमें क्या है, बारिश का पानी जाएगा। तो बारिश का पानी ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ तो उसमें बह भी सकता है, उसमें भी जा सकता है सी, तो उसको बोलेंगे पार्शली सेपरेट। कंप्लीट सेपरेट नहीं, इसको बोलेंगे पार्शली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। उसके बारे में मैं लिखूंगा अभी। तो फिलहाल पहले आप इन दोनों के बारे में लिख लीजिए। देखिए, तो मैंने ये कंप्लीट लिख दिया है पार्शियल सेपरेट सिस्टम के बारे में। तो पार्शली सेपरेट सीवरेज सिस्टम क्या है अपना, भाई इस सिस्टम में अपन सीवरेज के लिए एक सीवर का यूज़ करते हैं, सीवर के केवल सीवेज के लिए, और साथ में अपन उसके एक नाली बना देते हैं, साइड ड्रेन। तो बारिश के टाइम पे बारिश का पानी तो उसमें बहेगा। इसका यूज़ कहाँ पर करें, जहाँ बारिश थोड़ी बहुत होती है, ठीक है, और हो सकता है बहुत ही कम बारिश हो रही है, तो अपन उस ड्रेन को भी अपन किससे कनेक्ट कर देते हैं, सीवेज से कनेक्ट कर देते हैं। जो अपना सीवेज वाला सीवर है उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, पार्शली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। क्लियर है क्या नहीं। तो उसके बाद फिर जो अपनी चीज़ आती है वो है सीवेज डिस्चार्ज वेरिएशंस। जैसा हमने वाटर डिमांड में पढ़ा था, वहाँ मैंने बोला भी था कि सेम चीज़ अपन पढ़ेंगे सीवेज के अंदर। तो वहाँ पर अपन ने मैक्सिमम देखा था, मैक्सिमम वाटर डिमांड, मैक्सिमम डेली देखा था, मैक्सिमम डेली के बाद हमने मैक्सिमम आवर्ली देखा था। तो वहाँ पर अपन वाटर को डिज़ाइन करते थे
वाटर सप्लाई लाइन को केवल किसके लिए, मैक्सिमम वाटर के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर अपन मैक्सिमम फ्लो के लिए भी डिजाइन करेंगे सीवर को और मिनिमम के लिए भी डिजाइन करेंगे। कम से कम इतनी वेलोसिटी रहनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वेलोसिटी रहनी चाहिए। तो डिज़ाइन पैरामीटर्स तो आगे हैं, जितनी भी डिजाइनिंग के अंदर काम आती चीज़ें वो तो हमने आगे देखी है। तो फिलहाल तो हम देखते हैं डिस्चार्ज के वेरिएशन कौन कौन से होते हैं। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना लिया जाता है, जो हमारा एवरेज डिस्चार्ज होता है ना, एवरेज डिस्चार्ज का अपन कितना लेते हैं, लगभग 2 गुना। तो ये जो मैक्सिमम डेली वेरिएशन कितना लेते हैं, QD मैक्सिमम बराबर 2 इंटू में QD एवरेज। तो QD एवरेज मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज अपना कितना हो गया भाई, ये मैक्सिमम डेली हो गया अपना एवरेज डेली का दुगना। वहां पर 1.8 था, यहां पर कितना है, 2 है। क्लियर है कि नहीं। ऐसे वहां पर 1.5 था, यहां पर भी 1.5 है। ये मैक्सिमम आर्ली वेरिएशन। तो ये कितना है, QH मैक्स बराबर 1.5 इंटू में QD मैक्स। वहां पर 1.8 था, यहां पर 1.5। तो वहां पर हमने क्या किया, 1.5 इंटू 1.8 किया था ना, यहां पर हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू में QD एवरेज लिख दिया मैंने। तो 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। वहां पर कितना आ रहा था, 1.8 इंटू 1.5 2.7। तो यहां पर QH मैक्स कितना हो गया, 3 गुना में QD एवरेज। जो चीज वहां पर थी वही चीज यहां पर है। वहां पर 1.8 था, यहां पर 2 है पूरा पूरा। यहां पर मिनिमम भी लेते तो मिनिमम डेली कितना होता है, मिनिमम डेली तो होता है अपना 2/3 होता है एवरेज का। और मिनिमम आर्ली कितना होता है, मिनिमम आर्ली जो है ना वो मिनिमम डेली का तो होता है हाफ। और अगर एवरेज की टर्म में लिखूं मैं तो यहाँ QD मिनिमम लिखना पड़ेगा मेरे को। QD मिनिमम की वैल्यू मैंने पुट करी 2/3 QD एवरेज। मैंने QD मिनिमम की जगह क्या पुट कर दिया, QD मिनिमम ये पुट कर दिया, ये वाली। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरी किस में आएगी, QH मिनिमम की QD एवरेज की टर्म में। तो 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर पूछता है मिनिमम आवर्ली बताओ कितना होता है हमारे मिनिमम डेली का, तो हाफ होता है। मिनिमम आवर्ली एवरेज डेली का कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है ना। चारों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो हमारा पीक डिस्चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन में एवरेज, इसी को तो अपन बोलते हैं पीक। तो पीक डिस्चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज। इन दोनों का जो रेशो होता है उसी को अपन पीक फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि अपने वहां पर पीक फैक्टर कितना होता था, 2.7 होता था, और यहां पर कितना है, पीक फैक्टर 3 है। पीक फैक्टर कितना, मैक्सिमम अपॉन एवरेज कर देंगे 3 आएगा ना। पीक फैक्टर कितना है, पीक फैक्टर का मतलब क्या है, वो फैक्टर, वो गुणांक जो हमको पीक डिस्चार्ज दे दे। तो यहां पर कितना है, पीक फैक्टर की वैल्यू 3 है, वहां पर कितनी होती है 2.7। तो ये लिखा है मैंने आर्ली पीक फैक्टर फॉर डिफरेंट सीवर। पीक फैक्टर क्या होता है, देखो मैक्सिमम अपॉन एवरेज, ये मैंने वैसे लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, बाकी बता तो दिया। तो लेटरल जो सीवर होते हैं उनका डायमीटर जनरली 0.25 होता है, ठीक। या फिर अगर लेटरल ना भी बोलूँ आपसे, डायरेक्टली बोले कि डायमीटर 0.25 मीटर डायमीटर वाले सीवर के लिए पीक जो फैक्टर है कितना लिया जाता है हमारा, 4 लिया जाता है। क्लियर है क्या नहीं। तो अपन इसका जो लेते हैं ये लगभग 4 के करीब लेते हैं। ब्रांच जो रहता है हमारा, ब्रांच के लिए कितना होता है, 0.50 रहता है। और जो हमारा पीक फैक्टर इसके लिए कितना होता है, 3 रहता है अपना। मेन के लिए होता है 1, और पीक फैक्टर कितना होता है इसका, 2 होता है। आउटफॉल के लिए कितना होता है, 1.25 मीटर डायमीटर होता है, और पीक फैक्टर कितना होता है, 1.5। तो 4, 3, 2 और 1.5, ठीक है ना। तो 4, 3, 2, 1.5 इसके अपने अलग अलग वो रहते हैं पीक फैक्टर। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि सबसे ज़्यादा वेरिएशन कहाँ पर है, लेटरल में। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको उसमें लिख दी थी कि ये देखो ये क्या है, मैक्सिमम। इसका पीक फैक्टर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है। इसका कम क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएशन कम होता है। लिखा था ना वहाँ पे हमने। तो ये होते हैं हमारे पीक फैक्टर की चीज़ें। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, सीवर डिज़ाइन पैरामीटर्स की। तो सीवर डिज़ाइन पैरामीटर्स में अपने ओवरऑल अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीवर डिज़ाइन के अंदर। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमको देखने होते हैं, इंडिविजुअल को हम काउंट करते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ एक काम की चीज़ें हैं जिसको अपन यहाँ पर ब्रीफ में पढ़ेंगे। सब कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमारी इन्वॉल्व है। जो चीज़ हम पढ़ते थे ओपन चैनल फ्लो में एज इट इज़ यहाँ पर पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर मैं केवल काम की चीज़ें लिखूंगा, जो क्वेश्चंस आए हैं और जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो पॉइंट के रूप में अपन लिखेंगे। पहला क्या है, डिज़ाइन डिस्चार्ज। तो डिज़ाइन डिस्चार्ज कितना लिया था सीवर के लिए, अपन सीवर का डायमीटर कैसे अपन फिक्स करें, डिज़ाइन डिस्चार्ज कैसे मान। तो भाई जितना पानी हम ऐसा मान के चलते हैं, जितना पानी हमने यूज़ किया है ना, उसमें से 75 से 80% तो वेस्ट वाटर के रूप में बहता है, ठीक है। बाकी 25% अपन कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब 75 से 80% पानी बहने वेस्ट वाटर हो जाएगा, तो जितनी हमारी डिमांड थी, वाटर डिमांड उस सिटी की थी,
उस वाटर डिमांड का 75 से 80% अपन मान लेते हैं कि इतना डिस्चार्ज होगा। तो यही इस तरह से अपन निकालते हैं डिजाइन डिस्चार्ज। तो डिजाइन डिस्चार्ज कितना होता है, सीवर का जो हमारी वाटर डिमांड थी उसका 75 से 80%। तो यही लिखा है मैंने, टोटल यूज किए गए पानी का लगभग 75 से 80% वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सीवेज का डिजाइन डिस्चार्ज वाटर डिमांड का 75 से 80% लिया जाता है। कितना लेते हैं भाई, अपन 75 से 80% लेते हैं। डिज़ाइन पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं हमारे पंपिंग सिस्टम की, जहां से हम सीवेज को पंप करते हैं और आगे ट्रीटमेंट प्लांट में फेंकते हैं, तो पंपिंग सिस्टम का होता है 5 से 10 साल। और अगर बात करता हूँ ट्रीटमेंट प्लांट की, तो उसको होता है हमारा कितना, 15 से 20 साल। ये होता है डिज़ाइन पीरियड, इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सीवर को कैसे डालते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल होता है, वहाँ पर हम रेल्स, 2 रेल्स पटकते हैं। रेल्स का मतलब जानते हैं, जो पटरियाँ होती हैं वैसी, और उसके ऊपर इस तरह से हम एक सिंपल अपन गर्डर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम प्लम बॉब की सहायता से ग्रेड फिक्स करते हैं, बॉर्निंग रोड की सहायता से, ठीक है। बॉर्निंग रोड बिल्कुल स्ट्रेट रोड रहती है, उसकी सहायता से, और नीचे हम ढलान के रूप में अपन सीवर को डालते हैं। कैसे डालेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे। ये होता है स्पिगट, ये सॉकेट होता है, ये स्पिगट होता है ऐसे। पीछे का हिस्सा डायमीटर ज़्यादा होता है ना सीवर का, ऐसे हम एक दूसरे सीवर में उनको फंसाते चले जाते हैं, जैसा कि हमने कास्ट आयरन पाइप में देखा था, स्पिगट सॉकेट जॉइंट इस तरह से हम डालते चले जाते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं अपन, साइट रेल और बॉर्निंग रोड, इनका अपन यूज़ करते हैं सीवर को बिछाने के लिए। तो आपसे पूछे तो अपन बता सकते हैं साइट रेल्स का यूज़ करते हैं और बॉर्निंग रोड का। सीवरेज सिस्टम में कितने साइज के डायमीटर का अपन पाइप का यूज़ करते हैं, तो भैया लेटरल से अगर अपन स्टार्ट करें तो 15 सेंटीमीटर का भी होता है, ज़्यादा 300 का भी होता है, 325 के भी लेते हैं आजकल। तो ये अपने पाइप के साइज होते हैं सीवरेज सिस्टम के अंदर। क्लियर है क्या नहीं। और अगर बात करता हूं कि सीवर को अपन किसके लिए डिजाइन करते हैं, मिनिमम वेलोसिटी के लिए, मैक्सिमम के लिए, या एवरेज के लिए, या डोमिनेंट फ्लो के लिए, तो भैया सीवर को डिजाइन किया जाता है मिनिमम के लिए भी करते हैं और मैक्सिमम के लिए भी। मिनिमम के लिए क्यों करते हैं, कि भाई कम से कम इतनी वेलोसिटी रहे, इससे कम ना हो जाए। अगर वेलोसिटी कम हुई तो क्या होगा, सिल्टिंग होने लगेगी। जो सीवर में तो सॉलिड भी बह रहे हैं ना, तो वो पार्टिकल बैठने लगेंगे और वो चौक हो जाएगा। ज़्यादा हुई वेलोसिटी तो भी दिक्कत है, फाउल गैसेज इवॉल्व होंगी, सीवर जो है हमारा वो डिट्रायरेट होगा। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा नहीं हो कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो और वेलोसिटी बहुत कम हो। तो दोनों वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन किया जाता है, मिनिमम वेलोसिटी के लिए भी, मैक्सिमम के लिए भी। मिनिमम एक वेलोसिटी होती है सीवर की, जिस वेलोसिटी पर सीवर में जो पार्टिकल बैठा हुआ है ना, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और जो पार्टिकल बह रहा है वो बहता रहेगा, मतलब पार्टिकल बैठेगा नहीं। एक तो सिल्टिंग नहीं होगी, और दूसरी बात जो बैठे हुए पार्टिकल हैं वो भी बहने लगेंगे, ठीक। इस वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। मतलब सीवर अपने आप को खुद ही साफ कर रहा है, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। तो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी जो होती है अपने, अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, मतलब कंकड़ पत्थर, उसके लिए उसका साइज 1 mm के करीब लेते हैं। तो 1 mm इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो, या फिर हमारा जो पार्टिकल है ऑर्गेनिक मैटर का बड़ा, ऑर्गेनिक मैटर भाई कंकड़ तो इतना सही बहुत है, और अगर पत्ता हो मेरे पास, या फिर एप्पल का टुकड़ा है बड़ा, दोनों का मतलब तो उतना ही रहेगा, पानी को फोर्स तो उतना लगाना पड़ेगा। वो बड़ा है लेकिन हल्का है क्योंकि ऑर्गेनिक है, वो छोटा है लेकिन भारी है क्योंकि इनऑर्गेनिक है। तो 1 mm इनऑर्गेनिक पार्टिकल और जो बड़ा पार्टिकल है 5 mm का ऑर्गेनिक, उन दोनों को रिमूव करने के लिए मिनिमम कितनी सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी चाहिए, 0.45 मीटर पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपना, ठीक। तो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी क्या होती है, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी पर पार्टिकल ना तो बैठते हैं, बैठे हुए पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितनी रखते हैं अपन सीवर में, 0.45 मीटर पर सेकेंड। और भाई जब फ्लो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है ना उसका, तो उसमें अपन 0.9 मीटर पर सेकेंड उसके अंदर फ्लो वेलोसिटी को रखते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 1 mm इनऑर्गेनिक व 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए मिनिमम सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी 0.45 मीटर पर सेकेंड होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैक्सिमम डिस्चार्ज के दौरान सीवर में वेलोसिटी 0.9 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो भाई दूसरे ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये वाला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं, और ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ कि सीवर में जो हमारी फ्लो वेलोसिटी होती है, जो जिस वेलोसिटी से पानी जो सीवेज अपना बह रहा है, भाई देखो सीवेज के, सीवर है तो मैं बार बार पानी पानी बोल सकता हूँ आपको, लेकिन आपको सीवेज ही माइंड में रखना है। तो भैया जो उसमें लिक्विड बह रहा है, जो हमारा सीवेज बह रहा है सीवर के अंदर, उस सीवेज की जो वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, ये जो हमारा सीवर है उसके ग्रेड पर। ग्रेड का मतलब कितनी ढलान है,
ठीक, उस पर करेगी, ज़्यादा ढलान होगी, ग्रेविटी के कारण तो बहेगा पानी, तो ज़्यादा ढलान है तो ज़्यादा रहेगी, कम ढलान है तो कम रहेगी। एक तो इस पर, दूसरी रफनेस पर, स्मूथ है सीवर ज़्यादा होगी, रफ है तो कम होगी, और एक हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पर, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस पर, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ये सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं, और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो आप इनको उतारिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।